Assalamu alaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 8 बायोएनर्जेटिक्स बच्चों इसका हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है यूज ऑफ रेस्पिरेटरी एनर्जी एटीपी इन बॉडी। इसके अलावा बच्चों हम दो डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन और डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन बच्चों इसको हम स्टडी करेंगे। तो बच्चों आए हम सबसे पहले एटीपी के इस्तेमालात देखते हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसने लफ्ज इस्तेमाल किया रेस्पिरेटरी एनर्जी। बच्चों एटीपी आपको पता है कि है हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है, और बच्चों ये जो एनर्जी करेंसी है ये ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन बनती है। इसी वजह से बच्चों इस एटीपी को हम रेस्पिरेटरी एनर्जी का नाम भी देते हैं। तो बच्चों जो रेस्पिरेटरी एनर्जी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी ये हमारे बॉडी के अंदर किन किन प्रोसेसेस के अंदर बच्चों यूज होती है, इस्तेमाल होती है। तो ये आप लोगों से पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से ज़हन में रखना है। तो बच्चों आए हम इसको रीड करते हैं। बच्चों ये चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसको कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में ज़हन में रखना है और इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने तैयार करना है। रेस्पिरेटरी एनर्जी एटीपी प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूज्ड इन वेरियस वेज। बच्चों वो कहते हैं कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजा में सेलुलर रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन भी आ जाएगी और एनारोबिक रेस्पिरेशन भी आ जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे जो एटीपी बनती है उसको कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों सबसे पहले है मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट। जो हमारी बॉडी के अंदर ये जो मसल्स हैं, ठीक है बच्चों, जो मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बच्चों जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जाहिर सी बात है तो वहां पे मूवमेंट प्रोड्यूस होगी। तो बच्चों मसल कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट में बच्चों एटीपी का इस्तेमाल होता है। तो आप लोगों ने इसको ध्यान रखना है, बहुत आसान है, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट। उसके बाद बच्चों सेकंड है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। अब बच्चों एक्टिव ट्रांसपोर्ट से क्या मुराद है? बच्चों एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है कि चीजों का कम तादाद से ज्यादा तादाद की तरफ मूव करना एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए, इसको हम बच्चों कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है बच्चों, मैं दोबारा बता देता हूँ, चीजों का कम तादाद से ज्यादा तादाद की तरफ मूव करना, ठीक है, एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए बच्चों, इसको हम नाम देते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। बच्चों मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। बच्चों फर्ज करें कि ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन में बच्चों इसके बाहर जो है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर फर्ज करें कि सेल से बाहर का एनवायरनमेंट है। यहाँ पे बच्चों सोडियम फर्ज करें कि ज्यादा मिकदार में है, यहाँ पे सोडियम बच्चों ज्यादा मिकदार में, अंदर सोडियम बच्चों क्या है, कम मिकदार में है। लेकिन ये जो अंदर कम मिकदार वाले सोडियम है ना बच्चों, हमने इनको भी क्या करना है, बाहर भेजना है। अब बच्चों बाहर देखें, बाहर सोडियम की तादाद क्या है, ज्यादा, अंदर सोडियम की तादाद क्या है, कम है। तो बच्चों हमने इन सोडियम को भी बाहर भेजना है। तो फर्ज करेंगे इनके दरमियान सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स के रास्ते हैं। तो बच्चों अब सोडियम जो है वो इन प्रोटीन्स के रास्ते से बाहर मूव करेगा, कम तादाद से ज्यादा तादाद की तरफ मूव करेगा बच्चों। तो यहाँ पे एटीपी इस्तेमाल हो रही होगी। क्या इस्तेमाल हो रही होगी बच्चों? एटीपी। तो एटीपी बच्चों एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस के लिए इस्तेमाल होती है कि जब सब्सटेंसेस को कम तादाद से ज्यादा तादाद की तरफ भेजा जाता है तो यहाँ पे बच्चों एटीपी इस्तेमाल होती है। क्लियर? तो बच्चों इसका सेकंड यूज भी आपको क्लियर हो गया। उसके बाद जो थर्ड देखें, सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बच्चों बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, इसके अलावा बच्चों प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, बच्चों ये सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं। जब बच्चों हमारी बॉडी के अंदर इनकी सिंथेसिस हो रही होती है, इनकी तैयारी हो रही होती है, वहां पे भी बच्चों एटीपी जो है वो चाहिए होती है, क्योंकि एटीपी हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी अहम प्रोसेसेस हो रहे हैं, अहम काम हो रहे हैं, वहां पे एटीपी रिक्वायर होती है। तो उसमें से जो एक इंपॉर्टेंट काम है बच्चों वो सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स है। इसके बाद बच्चों रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड माइटोसिस। बच्चों आपको पता है कि जब एक सेल जो है इसने तकसीम करके दो नए सेल्स बनाना है तो सबसे पहले उसका डीएनए रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। अगर डीएनए रेप्लिकेट करेगा बच्चों, डीएनए आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। तो बच्चों जब एक सेल जो है वो दो सेल्स बनाएगा तो बच्चों इस प्रोसेस को हम कहते हैं माइटोसिस। अगर ये सोमैटिक सेल है, अगर बच्चों ये क्या है, सोमैटिक सेल है, जनरल बॉडी सेल है, ये माइटोसिस के जरिए आगे से नए सेल्स बनाएगा। अगर बच्चों ये जर्म लाइन सेल है, मतलब स्पर्म एग है बच्चों, तो ये मियोसिस के जरिए तकसीम होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है बच्चों, डीएनए की रेप्लिकेशन और माइटोसिस में बच्चों एटीपी की जरूरत होती है। इसके बाद बच्चों जो फिफ्थ यूज है इसका, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। बच्चों नर्व इंपल्स क्या होती है? नर्व इंपल्स बच्चों हम कहते हैं एक करंट, ठीक है, करंट का जो सिग्नल है जो कि न्यूरॉन्स के जरिए ट्रैवल करता है बॉडी में। अब बच्चों न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन या फिर इसको हम नर्व सेल का नाम भी देते हैं। बच्चों इसको हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ के आए हैं। तो जो हमारी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स मौजूद होते हैं जो कि हमारे जिस्म के अंदर दिमाग तक पैगाम को पहुंचाने का काम करते हैं या दिमाग से पैगाम को लेके आते हैं। तो बच्चों वो जो पैगाम है ना वो न्यूरॉन्स के जरिए बच्चों किस शक्ल में जाता है? न्यूरॉन्स के जरिए करंट की शक्ल में जाता है, जिसको हम किसका नाम देते हैं? नर्व इंपल्स का नाम देते हैं। तो बच्चों एक न्यूरॉन्स में नर्व इंपल्स की जो ट्रांसमिशन है, जो मुंतकली है बच्चों, यहाँ पे भी एटीपी का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बच्चों मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर।
अब आपको पता है कि सर्दियों के अंदर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है शिवरिंग के जरिए, कपकपाहट के जरिए, हम ज्यादा गर्म खाना खाते हैं, मोटे कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो बच्चों हमारी बॉडी क्या करती है, बॉडी टेम्परेचर को सर्दियों में मेंटेन करने के लिए टिप इस्तेमाल करती है, बच्चों गर्मियों में स्वेटिंग की जाती है, पसीना खारिज किया जाता है ताकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो। तो बच्चों जो मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, यहाँ पे भी बच्चों एटीपी का इस्तेमाल होता है। इसके बाद बच्चों जो इसका 7th यूज है, यहाँ पे देखें, ब्रेक डाउन एंड एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी। बच्चों जिस्म के अंदर टॉक्सिन्स कहते हैं जो जहरीली अशिया हैं, बच्चों इन जहरीली चीजों को तोड़ने के लिए और इनको जिस्म से बाहर निकालने के लिए भी बच्चों एटीपी की जरूरत होती है। तो बच्चों आपकी बुक के अंदर एटीपी की 7 यूजेस गिवन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। बच्चों इसके बाद आए हम टेबल्स को देखते हैं। बच्चों हमारी बुक के अंदर 2 टेबल्स गिवन है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों ये आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि पेपर में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों ने इनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना और पेपर में आप लोगों ने इसको इसी तरह से आप लोगों ने लिखना है। तो बच्चों जो पहला टेबल है ये है डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में बच्चों क्या फर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहला हम देखेंगे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन मौजूद होती है तो आप यहाँ पे लिख देंगे यस। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती तो आप यहाँ पे लिख देंगे नो। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट पॉइंट है इसको देखें, नंबर ऑफ एटीपी एज नेट प्रॉफिट। बच्चों वो कहता है कुल मिला के जो कितना फायदा होता है हमें, ठीक है, कितने एटीपी बनते हैं फायदे के तौर पे। बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर 36 एटीपी बनते हैं, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर 2 एटीपी बनते हैं। बच्चों 2 किस तरह से बनते हैं बच्चों, ये भी मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में बच्चों ग्लाइकोलाइसिस होती है, ग्लाइकोलाइसिस के नतीजा में बच्चों ले दे के 2 NADH बनते हैं बच्चों, और साथ क्या बनते हैं, 2 एटीपी बनते हैं। अब बच्चों जो 2 NADH है ना बच्चों, ये आगे पायरुविक एसिड को, ठीक है, अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने में इस्तेमाल हो जाते हैं, और बाकी जो 2 एटीपी है बच्चों ये प्रॉफिट के तौर पे हमें हासिल होते हैं। बच्चों यहाँ पे देखें एरोबिक रेस्पिरेशन के फाइनल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्यों बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जो ग्लूकोज है ना C6H12O6 बच्चों ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटकर क्या बना देता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ जो है वो एटीपी एनर्जी बनाता है। तो बच्चों इसके फाइनल प्रोडक्ट्स में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है ग्लूकोज की विद मैक्सिमम रिलीज ऑफ एनर्जी। जिसके फाइनल प्रोडक्ट्स बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में बच्चों फाइनल प्रोडक्ट या लैक्टिक एसिड होगा, अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के जरिए बन रहा है, या अगर बच्चों वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के जरिए बन रहा है तो उसमें जो फाइनल प्रोडक्ट है आपका वो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है। तो आप लोगों ने इसको ज़हन में रखना है। इसके बाद बच्चों इसकी अक्यूरेंस है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक है, ये सेल के अंदर कहाँ कहाँ पे होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन सेल के अंदर कहाँ पे होती है। तो जो आपको पता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है, अगर आपने इसका मैकेनिज्म पढ़ा हो तो आपको पता है कि इसमें 3 अहम स्टेप्स है, 3 अहम फेजेस है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब बच्चों जो ग्लाइकोलाइसिस है वो तो साइटोप्लाज्म में होती है, ऐसा ही है ना। अब बच्चों जो क्रेब्स साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स के अंदर होती है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है बच्चों वो भी माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, जिसे हम क्रिस्टी का नाम देते हैं, वहां पे हो रही होती है। तो बच्चों जो इसकी अक्यूरेंस एरोबिक रेस्पिरेशन की साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया 2 जगह पे हो रही होती है, ठीक है, सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म में भी और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होता है और बाकी जो क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। जबकि बच्चों एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है बच्चों, एक ही स्टेप जो है वो कॉमन है जिसे हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, दोनों के अंदर वो साइटोप्लाज्म में होता है। और बच्चों जो बाकी उसकी ब्रेकडाउन है, ठीक है, पायरुविक एसिड की अल्कोहल के अंदर या फिर लैक्टिक एसिड के अंदर बच्चों वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही होती है। तो आप लोगों ने इसको जहन में रखना है। इसके बाद बच्चों इसकी अहमियत क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन की अहमियत क्या है बच्चों, यहाँ पे देखें इसकी इंपॉर्टेंस क्या हेडिंग देंगे, मेजर सोर्स फॉर एनर्जी फॉर मोस्ट ऑर्गेनिज्म। बच्चों ज्यादातर जानदारों के लिए एनर्जी का एक अहम सोर्स है। एनारोबिक रेस्पिरेशन की बच्चों अहमियत देखें, सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। बच्चों ऐसे जानदार जैसे कि यीस्ट हो गया और कुछ बैक्टीरिया हो गया, बच्चों इनके लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो एक एनर्जी हासिल करने का एक बहुत बड़ा सोर्स है। इसके बाद बच्चों इसका सेकंड सिग्निफिकेंस देखें, इसकी सेकंड इंपॉर्टेंस देखें, सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एरोबिक ऑर्गेनिजम्स इन शॉर्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। बच्चों जिस तरह से इंसान है, हम एरोबिक हैं, ठीक है, हम एरोबिक रेस्पिरेशन को यूज करते हैं एनर्जी हासिल करने के लिए, लेकिन बाज़ औक़ात जब हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो शॉर्ट होती है, कम पड़ जाती है, तो हमारी बॉडी के अंदर भी बच्चों एनारोबिक रेस्पिरेशन इस्तेमाल होती है हमारी बॉडी को एनर्जी सप्लाई करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे देखें सोर्स ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स जैसे कि एथेनॉल, चीज एक्सेट्रा। बच्चों हम एनारोबिक रेस्पिरेशन या फिर फर्मेंटेशन का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी मुफीद प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे कि योगर्ट, चीज हो गया, सोया सॉस हो गया। इसके अलावा ब्रूइंग इंडस्ट्री और बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों ये जो है होपफुली आप लोगों का डिफरेंस जो है अंडरस्टैंड हो गया होगा। बहुत आसान, बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है, आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, उसके आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद बच्चों जो हमारे पास अगला डिफरेंस है डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। अब बच्चों फोटोसिंथेसिस जो है एक ऐसा अमल है जिसमें पौधा जो है वो सूरज की रोशनी की मौजूदगी में अपनी खुराक को तैयार करता है,
और रेस्पिरेशन बच्चों एक ऐसा अमल है जिसमें जो ग्लूकोज है उसको तोड़कर जिस्म के अंदर एनर्जी हासिल की जाती है। तो अब देखें बच्चों टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म के लिहाज से देखें बच्चों, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एक जानदार के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं बच्चों उनको मिलाकर मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म बच्चों इसकी दो टाइप्स है, एक को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म और एक को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। ठीक है बच्चों, जो एनाबॉलिज्म है इसमें क्या होता है, इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो बच्चों इस रिएक्शन, ठीक है, जो प्रोसेस है ना इसको एनाबॉलिक प्रोसेस या फिर एनाबॉलिज्म का नाम देते हैं। जबकि बच्चों कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो बड़ा मॉलिक्यूल है ना बच्चों वो टूटकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाता है। बच्चों इस प्रोसेस को कैटाबॉलिक प्रोसेस या फिर कैटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। तो बच्चों अगर फोटोसिंथेसिस में देखें ना तो फोटोसिंथेसिस के अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फोटोन्स और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ग्लूकोज बना रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दो छोटे मॉलिक्यूल हैं, ग्लूकोज एक बड़ा मॉलिक्यूल है। तो बच्चों अगर इसको देखा जाए तो दिस इज द एनाबॉलिक प्रोसेस। ये क्या है बच्चों, एनाबॉलिक प्रोसेस है। और एनाबॉलिक प्रोसेस के हवाले से आप जानते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर बच्चों एनर्जी क्या होती है, इस्तेमाल होती है। जबकि बच्चों जो रेस्पिरेशन है इसमें क्या होता है, एक बड़ा मॉलिक्यूल जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं बच्चों ये क्या होता है, ये टूटता है बच्चों, ये टूटता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। तो बच्चों ये क्या बनाता है, छोटे मॉलिक्यूल्स बनाता है। तो बच्चों ये क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। तो आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद बच्चों जो सेकंड हेडिंग बनाएंगे आप वो है एनर्जी इन्वेस्टमेंट या फिर प्रोडक्शन। अब बच्चों क्या फोटोसिंथेसिस में हमें एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ती है, यहाँ पे हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे देखिए एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी। बच्चों जो एनर्जी है वो बॉन्ड एनर्जी की शक्ल में स्टोर हो जाती है। अब वो जो कौन से बॉन्ड एनर्जी, जो ग्लूकोज के अंदर देखिए C6H12O6। अब बच्चों फोटोसिंथेसिस के नतीजा में जो ग्लूकोज बनते हैं ना, ग्लूकोज के अंदर बच्चों जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, तो बच्चों ये जो बॉन्ड्स हैं इनकी शक्ल में फोटोसिंथेसिस की जो एनर्जी है वो स्टोर हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पे वो इसको बॉन्ड एनर्जी कह रहे हैं। और बच्चों इसी बॉन्ड एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं बच्चों, एटीपी बनाते हैं। तो यहाँ पे देखें बॉन्ड एनर्जी ऑफ फूड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एटीपी। जो ग्लूकोज के अंदर जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है बच्चों इसी को इस्तेमाल करते हुए हम रेस्पिरेशन के अंदर एटीपी बनाते हैं। क्लियर। इसके बाद बच्चों थर्ड देखें, ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग दिस प्रोसेस। बच्चों वो कौन कौन से जानदार हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और वो कौन कौन से जानदार हैं जो रेस्पिरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें बच्चों फोटोसिंथेसिस कुछ बैक्टीरिया कर सकते हैं बच्चों, इन बैक्टीरिया को हम नाम देते हैं सियानो बैक्टीरिया। किसका नाम देते हैं बच्चों, सियानो बैक्टीरिया का। तो आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद बच्चों जितनी भी एल्गी हैं वो सारी की सारी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और ऑल प्लांट्स और तमाम पौधे जो है वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो आपने इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना है, कुछ बैक्टीरिया, ऑल एल्गी और ऑल प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। जबकि बच्चों रेस्पिरेशन जो है तमाम जानदारों के लिए जरूरी है, क्योंकि तमाम जानदारों को एनर्जी की जरूरत होती है और जानदारों के अंदर एनर्जी हासिल करने का वाहिद जरिया जो है बच्चों वो रेस्पिरेशन है। तो आप लोगों ने इसको ध्यान रखना है, रेस्पिरेशन के जरिए ही एनर्जी को, ठीक है, खाने को तोड़कर एनर्जी को निकाला जाता है। तो ये ऑल ऑर्गेनिजम्स तमाम जानदारों के अंदर होती है, जबकि बच्चों ये कुछ बैक्टीरिया ऑल एल्गी और ऑल प्लांट्स के अंदर हो रही होती है। इसके बाद बच्चों इसके साइड ऑफ अकरेंस देखें कि फोटोसिंथेसिस जो है ये कहाँ कहाँ पे होती है बच्चों। तो फोटोसिंथेसिस जो है बच्चों क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। कहाँ पे होती है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। और बच्चों क्लोरोप्लास्ट जो है आपको पता है कि इसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से क्लोरोप्लास्ट का कलर भी ग्रीन होता है। और बच्चों अगर हम इसको मोर प्रिसाइजली बात करें तो प्लांट्स के अंदर बच्चों ये मेसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और मेसोफिल सेल्स जो हैं ये पत्तों के अंदर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जो है बच्चों प्लांट्स के अंदर सबसे ज्यादा वो लीव्स के अंदर होती है। लीव्स के अंदर क्यों होती है, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे मेसोफिल सेल्स होते हैं। अब मेसोफिल सेल्स के अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर बच्चों क्या होता है, क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल होता है जो कि सूरज की रोशनी को जज़ब करके उसको केमिकल एनर्जी, ठीक है, या फिर उसको बॉन्ड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। बच्चे क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है और इन ग्रीन पार्ट्स ओनली, ठीक है, वो पौधे के वो हिस्से जो कि सब्ज होते हैं वहां पे फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। जबकि बच्चों अगर यहाँ पे देखें ना यहाँ पे देखें अगर आप इसको रेस्पिरेशन को, तो बच्चों ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही होती है। इन ऑल सेल्स, जितने भी सेल्स हैं बच्चों उनमें जो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे हो रही होती है। तो आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है बच्चों। यहाँ पे अगर आप बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है बच्चों, तो उनमें जो रेस्पिरेशन है बच्चों वो साइटोप्लाज्म में ही होती है। तो आप लोगों ने इस चीज को भी ध्यान में रखना है। इसके बाद बच्चे टाइम ऑफ अक्यूरेंस, बच्चों किस वक्त हो रही होती है, फोटोसिंथेसिस किस वक्त होती है और रेस्पिरेशन किस वक्त होती है। तो फोटो मतलब नाम से जाहिर है, फोटो कहते हैं लाइट को, ये ठीक है। और जब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं तो हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जिसमें पौधा सूरज की रोशनी की मौजूदगी में खुराक तैयार करता है। और सूरज की रोशनी कब होती है, दिन के वक्त होती है कि रात के वक्त होती है बच्चों, दिन के वक्त होती है। तो फोटोसिंथेसिस जो है इन डे टाइम होती है, सिर्फ दिन के वक्त होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, रोशनी की मौजूदगी में। जबकि बच्चे रेस्पिरेशन ये ऑल द टाइम हो रही होती है, हर वक्त हो रही होती है, दिन को भी रात को भी, क्योंकि जानदारों को एनर्जी की जरूरत जो है वो दिन में भी होती है और रात में भी होती है। तो आप लोगों ने इसको ध्यान रखना है बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत आसान और इंपॉर्टेंट फर्क है। तो बच्चों होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज के साथ आपके खिदमत में हाजिर होते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।
Bye.